हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत जितने भी बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बिहार का इतिहास, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण और बिहार कृषि उद्योग एवं विविध से संबंधित सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले बीपीएससी 67वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। और ये पावापुरी बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई थी और इसको नालंदा के बिहार शरीफ में दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 में बिहार के पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापारों में थी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम है हुंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन है देशेर कथा के लेखक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवेस्कर। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा लिखी गई थी। देशेर कथा जिसका अर्थ होता है देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो बताइए सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था और ये सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है। सर्चलाइट समाचार पत्र को किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सैयद हैदर हुसैन के द्वारा, और मुरली मनोहर प्रसाद जो हैं इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 के मध्य भागलपुर में संपन्न हुआ था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी 1913 में, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समिति थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था।
अगला प्रश्न है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो बी और सी इन दोनों के द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन 1922-23 में किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और कब किया था? तो 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? प्रोविंशियल सभा का मतलब प्रांतीय सभा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में। सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। बिहार में स्वराज की शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, 27th। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा की गई थी। रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तथा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे तथा इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। पटना के एयरपोर्ट का नाम भी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहां से भी आप लोग याद रख सकते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था तथा 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था जो बिहार से थे तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बिहार से संविधान सभा के लिए कुल 36 सदस्य चुने गए थे जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 1937 से 1939 तक किया था। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को।
राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गांधी मैदान बिहार की राजधानी में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था तथा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55। बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी 1995 की समाप्ति पर। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारीख़ दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पटना को अपनी राजधानी बनाया था। 3 शताब्दी तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। तो पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर में। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी तथा विश्व शांति स्तूप 1969 में निर्मित हुआ और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य के रूप में बिहार का निर्माण किया गया तथा बिहार राज्य के निर्माण के 4 वर्ष के पश्चात 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह जो कि 1899 से 1900 के बीच में हुआ था का नेतृत्व किया था और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह, महान हलचल आदि नाम से जाना जाता है और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था तथा सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया और संथालों के क्षेत्र को एक पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए उसका नाम संथाल परगना रखा, जहां ब्रिटिश कानून शिथिल थे और उनकी भूमि से उन्हें बेदखल करने से रोक लगा दी गई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर तथा जगदीशपुर। संथाल परगना के देवघर सब डिवीज़न के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा के जगदीशपुर में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी
तथा राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और यहां आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? शरफुद्दीन मनेरी का संबंध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध है। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और इनकी मृत्यु 1380 में बिहार शरीफ में हुई, फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव थे तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्या केंद्र के रूप में तथा धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे। धार्मिक केंद्र के साथ साथ बिहार शरीफ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। वर्ष 1908-1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? कब बना था बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। सब सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका भी उत्तर 1912 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेट बेगारों पर। वर्ष 1902 से 1910 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बालात श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। बेट बेगारी का मतलब होता है जबरन मजदूरी कराना, बालात श्रम। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बौद्ध मठ। 12वीं सदी में उदंतपुरी के साथ बिहार में बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण बिहार का नाम विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अगला प्रश्न है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। यह विद्रोह मुख्यतः चंपारण जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरली भड़हवा गांव के। राजकुमार शुक्ल मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल संकीर्त्यायन का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव लाल सराफ ने। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरुल हसन हाशमी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक तालाब स्थित है, जहां से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा ने। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और तथा अपनी मृत्यु तक ये इस पद पर बने रहे और इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर ब्रिटिश सरकार ने
कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था। 1969 में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोकदल में शामिल हो गए थे और फिर 1977 में हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीता था तथा 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा के पुनः रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की तथा 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग मंत्री बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटवारी। पटवारी भूमि रिकॉर्ड या लेखपाल अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8.4%। ये 2001-2 का प्रश्न है। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 8.04% थी, जबकि वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 8.60% है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। ये जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो कि सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो कि सबसे निम्नतम है। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता दर का स्तर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 38%। 1992-93 के अनुसार तत्कालीन बिहार में 38% साक्षरता दर थी, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61.80%। अगला प्रश्न है, बिहार की 1981-91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.54%। जनगणना 1991 के अनुसार 1981 से 51 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 23.38% की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही। अगला प्रश्न है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। ठीक है, 10,40,99,452। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13.14%, जबकि वर्तमान में बिहार की शहरी जनसंख्या 11.29% है और ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है, तो वर्तमान में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 88.7:11.3, ये हो जाएगा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में प्रथम। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, तो बिहार का क्रम
पहला है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर में। और शिवहर में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी है। अगला प्रश्न है भारत में बिहार की जनसंख्या है तो तीसरी सबसे अधिक। भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और फिर तीसरे नंबर पर बिहार आता है। और बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। अगला प्रश्न है 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था। तो 1991 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश था, जबकि उत्तर प्रदेश वर्तमान में पहले नंबर पर है। और वर्तमान में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। संथाल बांका, उरांव सुपौल और खरवार भागलपुर। मुंडा जनजाति बक्सर और रोहतास में निवास करती है और जमुई में निवास करने वाली जनजाति है कोरा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज में। और कितना दर्ज किया गया है? तो 1021। गोपालगंज का लिंगानुपात बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। और उसका लिंगानुपात कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहरदग्गा। तत्कालीन बिहार का लोहरदग्गा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था और वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए CFMS के बारे में जान लेते हैं। CFMS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से यह सॉफ्टवेयर बनवाया है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, साथ ही साथ समय की बचत करेगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, क्यों दिया गया था? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह योजना देशी शराब, तारी आदि के उत्पादन से जो लोग पारंपरिक रूप से जुड़े हुए थे, शराबबंदी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, उन्हीं को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों को उनके सतत जीविका और क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में शामिल है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल,
घर तक पक्की सड़क नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को। बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग 2013 में की थी, परंतु यह मांग असफल रही थी। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में वेतन और पेंशन पर बिहार सरकार का कुल व्यय राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 29.7% और राजस्व प्राप्ति का 32.4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य विभाजन के पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। और वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में। और ये मोतिहारी में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार का स्थान 19 राज्यों में 18वां है और बिहार का स्कोर 31 है, 31। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.6%। और वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 8.5% रही, यानी कि 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,87,628 करोड़। और वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 419.88 हजार करोड़ था। अगला प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP, एक्सपोर्ट प्रोमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की
शिशु मरणांक दर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड से अधिक। एसआरएस बुलेटिन द्वारा मई 2020 के आधार पर बिहार में वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 32 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर भी 32 है और झारखंड में 30 है। अगला प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों की एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव तथा श्रमिक वर्गों की अधिक संख्या। ये सभी बिहार में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। अगला प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा आदि में विकसित है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में लगभग जूट उत्पादन का 70% तक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरहौरा में। वहीं अगर चीनी मिल के जगह चीनी कारखाना पूछा जाता तो पहला चीनी कारखाना डचों के द्वारा बेतिया में स्थापित किया गया था 1840 ईस्वी में, डचों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। ये 1994 का प्रश्न है। तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट आदि हैं। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना सबसे प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? प्रमुख वित्तीय संस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्यों में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। इनमें कुएर सेना, सनलाइट सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, रणवीर सेना आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो उस समय बिहार के सह राज्यपाल विनोद कुमार पांडे थे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर सिंह भंडारी को। और ये 27 अप्रैल 1998 से 15 मार्च 1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे। अगला प्रश्न है, बिहार पर बकाया ऋण है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी वर्ष 2020-21 से 2,27,196 करोड़ रुपए थी। बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.7% थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। और 4 कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार सिंह, आरसीपी सिंह, पशुपति कुमार पारस तथा गिरिराज सिंह।
अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया के महाबोधि मंदिर का। अगला प्रश्न है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। तो वर्तमान में पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। ठीक है, 75 वर्तमान में। और पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। 15 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है। तो तत्कालीन बिहार के रांची में स्थित था और वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुछ समय पहले राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा थीं और शायद ये पोस्ट अभी खाली है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है। तो दिए गए विकल्पों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गया है और अगर बिहार की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पटना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची और बोकारो ये सभी झारखंड के जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में। तत्कालीन बिहार के धनबाद में स्थित था बोकारो स्टील प्लांट और अब बोकारो को अलग करके नया जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण है, दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। कथन के अंत में क्योंकि लगा के पढ़ने से इसका स्पष्ट उत्तर समझ में आ जाएगा। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन ए आर की सही व्याख्या करता है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।